और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही देश से गिरफ्तार कर अमेरिकी अदालत में पेश कर दिया और मादुरो पर कई सनसनीखेज आरोप भी लगाए। दूसरी ओर वेनेजुएला में जो सिस्टम अभी मौजूद है वो मादुरो का ही समर्थन कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की परेशानी और बढ़ गई है। अमेरिका वेनेजुएला के भारी तेल संसाधनों पर नजर तो बनाए हुए है, पर आगे की राह काफी कठिन नजर आ रही है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। मैं अपराधी नहीं हूं और अब भी मैं अपने देश का राष्ट्रपति हूं। वेनेजुएला एक ऐसा देश जहां सत्ता, संप्रभुता और संसाधनों की लड़ाई अब पूरी दुनिया के सामने है। 4 दिन पहले पकड़कर अमेरिका लाए गए मादुरो ने फेडरल कोर्ट में ड्रग तस्करी और आतंकवाद से जुड़े सभी आरोपों से इनकार कर दिया। 63 साल के मादुरो पर 4 आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, जिनमें नार्को टेररिज्म, अमेरिका में कोकीन इंपोर्ट करने की साजिश और मशीन गन और खतरनाक डिवाइस रखने के आरोप हैं। फिलहाल अदालती कार्रवाई 17 मार्च तक के लिए टाल दी गई है, लेकिन वेनेजुएला के ताजा हालात ने दोनों देशों के संबंधों के टकराव के नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। बहरहाल अदालती कार्रवाई के दौरान जहां दोनों पक्षों के बीच बयानों के तीर चल रहे थे, वहीं वेनेजुएला की राजनीति में हर पल नया मोड़ आ रहा था। हजारों किलोमीटर दूर काराकास में संसद सत्र के दौरान डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की रिहाई से शुरू हुए सत्र में रोड्रिगेज ने अमेरिकी कार्रवाई को अपहरण की घटना करार दिया। पद संभालने के बाद भी अंतरिम राष्ट्रपति समेत नेशनल असेंबली के अधिकतर नेता अब भी मादुरो के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि सुरक्षित सत्ता परिवर्तन तक अमेरिका वेनेजुएला की दिशा तय करता रहेगा। हालांकि अमेरिका के भीतर भी इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। उधर काराकास की सड़कों पर हजारों लोग मादुरो के समर्थन में उतरकर अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इन सब के बीच विपक्ष ने नई सरकार को खारिज कर दिया है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका अंतरिम राष्ट्रपति को साथ लेकर आगे बढ़ता है या फिर देश में चुनाव के जरिए सत्ता बदलने के खेल में शामिल होता है। हालांकि विपक्षी नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता मचादो को समर्थन देने को लेकर अमेरिका पहले ही हाथ खड़े कर चुका है। उधर सुरक्षा परिषद में तीखी बहस हुई। यूएन की आपात बैठक में आलोचनाओं के बीच अमेरिका अपना बचाव करता नजर आया। अमेरिकी दूत ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा संसाधन को किसी अवैध नेता के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। हालांकि चर्चा के दौरान वेनेजुएला ने अमेरिकी दखल को संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन बताया। यूएन ने भी अमेरिकी कार्रवाई पर नाखुशी जताते हुए स्पष्ट किया कि किसी संप्रभु देश के खिलाफ इस तरह का दखल या धमकी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के खिलाफ है। बहरहाल एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर कब्जे की लड़ाई। जानकारों के मुताबिक इन सभी घटनाक्रमों ने दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि ये न्याय की लड़ाई है या फिर नई वैश्विक व्यवस्था की आहट। ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस रिपोर्ट के अंत में हमने किया है कि क्या ये न्याय की लड़ाई है या वैश्विक व्यवस्था जो बदल रही है उसकी ये आहट है। इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम पूछेंगे। अशोक जी, अभी तक जो कुछ हुआ है, मादुरो को कोर्ट में पेश किया गया और उसके अलावा वेनेजुएला में भी जो कुछ हो रहा है, उसके बाद क्या कुछ आप कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ है आपकी इसको लेकर के? जी बहुत धन्यवाद। देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें बिल्कुल सामने आती हैं। एक तो जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, जो ये हम नार्को टेररिज्म के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं, और क्योंकि निकोलस मदुरो वहाँ पर अमेरिका में बहुत मात्रा में कोकेन भेजते हैं और बहुत मात्रा में ये नारकोटिक्स ड्रग कार्टेल्स को वो चलाते हैं वहाँ पर, तो उसके विरुद्ध हम कर रहे हैं। परंतु पूरा जो विश्व है वो ये समझता है, जो ये वहाँ के जो केवल तेल नहीं, तेल तो बहुत ही मात्रा में है, परंतु अब देखना पड़ेगा उसमें कितना निवेश जाता है और कितनी तरीके से उसको बाहर निकाला जाता है। परंतु उसके अलावा बहुत मात्रा में वहां पर खनिज पदार्थ है, लिथियम है, कोल है, आयरन ओर है और बहुत से सामान हैं जिनका कि
वहां से उत्पादन किया जा सकता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं प्रतीत होता है जो ये किसी डेमोक्रेसी, किसी लोकतंत्र को बहाल करने के लिए लड़ाई की गई हो। और अमेरिका ये भी देख रहा है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसने जो अपने तथ्य पेश किए हैं, उससे लोग को कन्विंस नहीं कर पाया है। ठीक है अशोक जी, इस सब के बीच सवाल ये भी आता है कि वेनेजुएला में अब जो नई वहाँ की राष्ट्रपति बन गई हैं, जिनको शपथ दिलाई गई है, उसके अलावा वेनेजुएला के जो सेकेंड इन कमांड की हम बात करें, दूसरे नेताओं की बात करें, उनके जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसको देख के लग रहा है कि वेनेजुएला में काफी आक्रोश है मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर के। क्या कुछ इनका अगला कदम हो सकता है और वेनेजुएला किस दिशा में जाएगा इसके बाद? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि अमेरिका ने इनको तो हटा दिया, निकोलस मदुरो को हटा दिया। पहली रात को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा जो वहां पर हम वी विल रन वेनेजुएला, हम चलाएंगे। परंतु और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो हमारी बात हो गई है, और जो नंबर 2 हैं वहां पर डेल्सी रोड्रिगेज, उन्होंने कहा है जो मैं वही करूंगी जो कि अमेरिका चाहता है। परंतु उन्होंने तो इससे बिल्कुल साफ ना इनकार कर दिया है। तो बहुत ही सिचुएशन अभी कंफ्यूजिंग है। जैसे आपने कहा, अगर वहां पर इलेक्शन होता है तो मेरे विचार से जो सिंपथी वेव है, क्योंकि मदुरो को ऐसे उठाकर ले गए हैं वहां से, तो जो सारा सिंपथी वेव है वो यही इसी पार्टी को, जो चाहे अगर मदुरो नहीं भी हो वहां पर, परंतु जो उनकी जगह खड़े होंगे उनको ये बहुत ही समर्थन मिलेगा। ना कि जो बाहर हैं, जो कि ऑपोजिशन में अभी वो हैं एडमिंडो गोंजालेस या कोरिना मरिया मचाडो, उनको इतना ज्यादा समर्थन मेरे ख्याल से वहां पर मिलने की अभी तो नहीं लगता है। क्योंकि जैसे आपने बताया, बहुत वहां पर प्रदर्शन हो रहा है मदुरो के हित में। अशोक जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि मारिया मचाडो की हम बात करें, जिनको अभी नोबेल पुरस्कार मिला, कहीं ना कहीं एक विपक्ष का चेहरा उनको माना जाता है, लेकिन अमेरिका से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ये साफ हो गया है कि अमेरिका मचाडो का साथ देने के लिए भी तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो राष्ट्रपति ट्रंप बहुत नाराज हैं, नाखुश हैं मरिया मचाडो से, जो उन्होंने नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्ट क्यों कर लिया। उन्होंने कहा, उनके सोचने में मारिया मचाडो को कहना था जो ये तो मुझे नहीं मिलना चाहिए, ये राष्ट्रपति ट्रंप को मिलना चाहिए, और उन्हें इनकार कर देना चाहिए था। तो इसीलिए वो उनसे नाखुश हैं, और उन्होंने कहा है जो ना तो मरिया मचाडो का वहां पर सपोर्ट है, ना उनकी वहां पर इज्जत करते हैं। तो ये तो बहुत ही, जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, बहुत ही अति शब्द इस्तेमाल अशोक जी, किया। इसके अलावा एक और बहस चल रही है जो ग्रीनलैंड को लेकर के, कोलंबिया को लेकर के। यूरोप में हम देख रहे हैं कि काफी विरोध हो रहा है ग्रीनलैंड को लेकर के, जिस तरह के बयान आ रहे हैं अमेरिका की ओर से, प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से। तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अगला कौन? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने क्यूबा का भी नाम लिया है, कोलंबिया का भी नाम लिया है, मेक्सिको का भी नाम लिया है, और ग्रीनलैंड का भी नाम लिया है। देखिए, ये जो 3 हैं, क्यूबा आ सकता है क्योंकि, परंतु क्यूबा में बात ऐसी है, ये और जो सब देश हैं चंद्रशेखर जी, वहां पर बड़े रिसोर्सेज हैं, वहां पर बड़े एसेट्स हैं जो कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं। अब क्यूबा में तो ऐसे कोई एसेट्स है नहीं, तो क्यूबा शायद अगर जाएगा तो, क्योंकि मार्को रूबियो वहां के हैं, रेफ्यूजी हैं क्यूबा से, तो शायद वहां पर जाएगा। ग्रीनलैंड मेरे विचार से इतना जल्दी आने का नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड बहुत दूर है वहां से, अमेरिका से। तो कैसे उसके ऊपर वो अपना पूरी तरीके से कब्जा करेगा, नंबर 1। और अगर वो किया तो नेटो अलायंस तो बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसका शायद इतनी जल्दी उसका नंबर आना मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। ठीक है अशोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।